आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस फैसिलिटी में स्वागत है। कल के 2 वीडियो में हमने देखे कि फर्स्ट वीडियो में हमने लैब असिस्टेंट का पूरा दोनों पेपरों का सिलेबस डिस्कशन किया और सेकंड वीडियो में हमने केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन किया, जिसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट परमाणु संरचना के 2 टॉपिक पढ़े, जिसमें पहला परमाणु और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में अच्छे से पढ़ा। वीडियो मैं इसलिए टाइम पे नहीं बना पाता क्योंकि जॉब के साथ वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वीडियो बनाता जाऊंगा और सारे वीडियो एक सीक्वेंस में मिलेंगे और इतना अच्छे से पूरा चीज़ मैनेज की हुई है कि इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। तो कल के वीडियो में हमने परमाणु के बारे में देख लिया था। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें किसने खोज की, कितना उस पर आवेश होता है, कितना उस पर द्रव्यमान होता है, इन सब के बारे में हमने बात की। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज देखी, प्रोटॉन की खोज देखी कि किस प्रकार निर्वात पंप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की गई। फिर कैथोड किरणों के गुण देखे, प्रोटॉन की खोज देखी, एनोड किरणों के गुण देखे, न्यूट्रॉन की खोज देखी, थॉमसन का प्लम-पुडिंग मॉडल देखा, रदरफोर्ड मॉडल देखा। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां थी वो देखी। फिर नाभिक की त्रिज्या देखी। फिर सम इलेक्ट्रॉनीय देखे, आइसोटोन देखा, समस्थानिक में हाइड्रोजन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, इनके बारे में देखा। इस पे कुछ क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं वो हमने देखे। औसत परमाणु द्रव्यमान देखा। फिर इस पे ये क्लोरीन वाला ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, ये हमने देखा। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याओं पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं, जिससे ये टॉपिक समझने में हमें आसानी रहेगी। पहले बात करता हूँ कोश, कक्ष या कक्षा। तो कोश के अंदर उपकोश होते हैं, उपकोश में कक्षक होते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कोश KLMN ऐसे होते हैं। K कोश के लिए N की वैल्यू 1 होती है, L कोश के लिए N की वैल्यू 2 होती है, M कोश के लिए N की वैल्यू 3 होती है, N कोश के लिए N की वैल्यू 4 होती है। ये सिंपली आपको याद रखना ही है। फिर उपकोश की बात करूँ, उपकोश में SPDF। अब इसकी ज्यामिति जैसे S कोश की ज्यामिति गोलाकार होगी, P की डंबलाकार होगी, D की द्विडंबलाकार होगी और F की बहुत जटिल है। उपकोश L से डिनोट करते हैं, आगे द्विघांसी क्वांटम संख्याओं में इस पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। कक्षक जैसे S के लिए 1 बॉक्स हो गया, P के लिए 3 हो गए, 3 कक्षक, D के लिए 5 हो गए, F के लिए 7 हो गए। फिर इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और उनकी स्पिन भी एक दूसरे की उल्टी होगी, एक अप है तो एक डाउन होगा। ऐसे S कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। P में 3 बॉक्स है, एक में 2 भरा जा रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और F कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नोट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार 1 लाइनर क्वेश्चन में तो पूछता ही है। किसी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। हमने बताया कि एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 2n²। अब ये सिंपली दे रखा है कोश की संख्या n, कोश का नाम KLMN, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब एक n की वैल्यू 1 रखेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वाले फॉर्मूला में रखेंगे 2n² में, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कोश की संख्या 2 रखेंगे और 2 के लिए कौन सा कोश है, L,
तो 8 आ जाएंगे। इस प्रकार जब 3 और 4 रखेंगे वैल्यू तो 18 और 32 आ जाएंगे। अब आते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याओं से एक क्वेश्चन आना फिक्स्ड है। आज तक केमिस्ट्री का कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें क्वांटम संख्याओं से क्वेश्चन ना पूछे गए हो, ना बनाओ। इतने बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी वे में समझाऊंगा मैं आपको। क्वांटम संख्या ये इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हैं। जितना भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, जैसे हर प्रकार की जानकारी क्वांटम संख्याओं से मिलती है। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं। दूसरी एजीमुथल क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या L से डिनोट करते हैं। तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M से डिनोट करते हैं। चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको S से डिनोट करते हैं। अब एक एक का अध्ययन करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या बोहर ने दी थी। किस चीज़ के बारे में बता रही है, ये किसने दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मिलान करने वाले क्वेश्चनों में पूछ लेता है कि ये क्वांटम संख्या क्या बताती है, ये क्वांटम संख्या किसने दी है। तो ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या बोहर ने दी थी और क्या बताती है, कक्षा या कोश की जानकारी देती है। अभी इसमें 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे कि कोश की कितनी ऊर्जा होती है, कितनी कोश की त्रिज्या है, कितना इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। देखो बोहर के मॉडल से ये एनर्जी का फॉर्मूला आता है कि कोश की ऊर्जा कितनी होगी, En बराबर -13.6 इंटू Z² बटा n² इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम, जहाँ n क्या है, कोश की संख्या है। इस प्रकार देखा जाए तो En जो एनर्जी है ना, वो समानुपाती होगी 1/n²। चूँकि ये माइनस में आ रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि एनर्जी बढ़ेगी तो कोषों की संख्या भी बढ़ेगी, या कोषों की संख्या बढ़ेगी तब एनर्जी बढ़ेगी। तो En समानुपाती होगी n², अर्थात कोष की संख्या बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। जैसे पहले कोष में En फर्स्ट, En सेकंड, En थर्ड, जैसे जैसे कोष बढ़ेंगे एनर्जी का लेवल बढ़ता ही जाएगा। कोष की त्रिज्या की बात की जाए तो Rn बराबर, ये भी फॉर्मूला वहीं से निकल के आता है, बोहर ने जो समीकरण दी थी उससे ही। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, Rn बराबर 0.529 इंटू n² बटा Z, ये एंगस्ट्रॉम में है। क्योंकि त्रिज्या है ना, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर हो गया। तो इसमें त्रिज्या बढ़ेगी तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, या अपन ये कह सकते हैं कि कोष की संख्या बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ेगी, और त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़े ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं कोणीय संवेग की। कोणीय संवेग को L या Z से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला mv² बराबर n इंटू h/2π। h/2π का वैल्यू h और ऊपर इस पर कट लगा के ये भी लिखते हैं। तो यहाँ से L समानुपाती हो गया n, अर्थात कोषों की संख्या बढ़ने पर कोणीय संवेग भी बढ़ेगा। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जानकारी देता है, ये हमने देखा ही। यानी कहने का मतलब हो गया कि क्वांटम नंबर जो हो गया, ये कोष की संख्या बढ़ने पर ऊर्जा भी बढ़ेगी, त्रिज्या भी बढ़ेगी और कोणीय संवेग भी बढ़ेगा, तीनों ही बढ़ेंगे। अब आते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या समरफील्ड ने दी। ये क्या बताती है, उपकोष की जानकारी देती है तथा कक्षकों की, यानी उपकोष और कक्षकों की ज्यामिति के बारे में बताती है। इस क्वांटम संख्या द्वारा उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जानकारी मिलती है। L का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, L का मान 0 से n-1 तक होगा। यानी L का मान कभी भी मुख्य क्वांटम संख्या से बड़ा नहीं होगा, हमेशा छोटा ही होगा। ये L की वैल्यू याद रखना, L बराबर 1, 2, 3, 4, 3 तक। तो उपकोष L बराबर 0 के लिए S होगा, L बराबर 1 के लिए P उपकोष होगा, L बराबर 2 के लिए D उपकोष होगा, L बराबर 3 के लिए Z उपकोष होगा। और इनकी ज्यामिति भी याद रखना, S उपकोष की ज्यामिति गोलाकार, P की डंबलाकार, D की द्विडंबलाकार और F की जटिल होती है।
देखो ये आ गया ना नोट में, एल का मान सदैव एन से कम ही होगा, कभी भी एन के बराबर या उससे अधिक नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एन मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 ले लें तो एल की वैल्यू क्या होगी, एल का फॉर्मूला ये है कि एल की वैल्यू 0 से n-1 तक होगी। तो एन की वैल्यू 1 रखा तो 0 मान मतलब एस कक्षक के लिए एन की वैल्यू 1 हो गई, एल की वैल्यू 0 होगी। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि एस कक्षक के लिए क्वांटम संख्याएँ होंगी, मुख्य क्वांटम संख्या का मान एन का 1 और द्विगुणित क्वांटम संख्या एल का मान 0 हो गया, तो एस उपकोष में एस कक्षक एक उपकोष हो गया S1s। ऐसे ही n बराबर 2 लेंगे तो ये 0 से 1 आ जाएगा, फॉर्मूले में रखेंगे, यानी 0 और 1 मान प्राप्त हो सकते हैं। तो n बराबर 2 तो l की वैल्यू 0 और 1 हो गई। 0 का मतलब l की वैल्यू 0 का मतलब s कक्षक हो गया, l की वैल्यू 1 का मतलब p कक्षक हो गया। तो इसमें 2 उपकोष होंगे, 2s और 2p। n बराबर 3 का मतलब कि 0 1 2 ये मान हो सकते हैं। तो 0 हो रहा है इसका मतलब s, 1 हो रहा है इसका मतलब p और 2 हो रहा है इसका मतलब d। तो इसमें 3 उपकोष हो सकते हैं, 3s 3p 3d। n बराबर 4 की बात करें तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3। तो l बराबर 0 के लिए s, 1 के बराबर p, 2 के बराबर d और 3 के बराबर f। तो 4 उपकोष प्राप्त होंगे, 4s 4p 4d 4f। एक ये नोट और आ गया, किसी nवें कोष में उपकोषों की संख्या सदैव n ही होगी। ऊर्जा के क्रम की बात करें, यदि n का मान नियत हो तथा l का मान बढ़ता जाए। देखो इसमें सब में n का मान फिक्स है, यानी 4 4 4, 4s 4p 4d 4f की बात कर रहे हैं। n का मान एक ही है 4, l का मान बढ़ता जा रहा है, तो एनर्जी का लेवल क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, 4f का, फिर 4d का, फिर 4p का, फिर 4s का। दूसरा, n का मान बढ़े तथा l का मान नियत रहे। तो n का मान बढ़ रहा है, जैसे देखो n का मान एक बार 2 दे रखा है, एक में 3 दे रखा है, एक में 4 दे रखा है, एक में 5 दे रखा है, और l का मान नियत है, यानी सब में pp दे रखा है, p की वैल्यू 2 हो गई। तो इसमें क्या आएगा, 5p 4p 3p 2p ऐसे आ जाएगा। इस पे ये क्वेश्चन भी बना है, ऊर्जा का क्रम क्या होगा। जैसे इसमें सब में n का वैल्यू अलग, क्वेश्चन फर्स्ट में देखना, 3s दे रखा है, 4s दे रखा है, 5s दे रखा है, 6s दे रखा है, यानी इसमें मतलब n की वैल्यू सबकी अलग अलग है। एक में 3 है, एक में 4 है, एक में 5 है, एक में 6 है। हम जानते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है उसमें एनर्जी कोष की संख्या के साथ बढ़ती है। बाकी सब में s दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, 6s की, फिर उसके बाद में 5s की, फिर 4s की, फिर 3s की। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है, n का मान सब में समान दे दिया 3 3 3, जबकि s p d सब चेंज कर दिया l का मान। तो हम जानते हैं ऐसी कंडीशन में क्या होगा, f सबसे बड़ा, फिर d, फिर p, फिर f। तो ये एनर्जी का इसमें क्रम हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब किसी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग की बात करें तो ये फॉर्मूला है, सीधा याद रख लो, √L+1 इंटू h/2π, और h/2π की वैल्यू h क्रॉस भी होती है। अब L बराबर 0, यानी S कक्षक के लिए बात करें तो इसमें L का वैल्यू 0 रख दो, 0 आ जाएगी। P कक्षक के लिए बात करेंगे तो L बराबर 1 रख देंगे तो √2 h क्रॉस आ जाएगा। D कक्षक के लिए बात करेंगे तो L बराबर 2 रख देंगे तो √6 h क्रॉस आ जाएगा। F की बात करेंगे L बराबर 3 रख देंगे तो √12 h क्रॉस आ जाएगा। ऐसे ही किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, ये भी फॉर्मूला सीधा है, याद रखना ही है कि 2l+1 इलेक्ट्रॉन हो गया,
अब एस कक्षक के लिए बात करें, एस कक्षक के लिए एल की वैल्यू 0 है तो 2 आ जाएंगे। पी कक्षक के लिए एल की वैल्यू 1 है तो फॉर्मूले में रखेंगे 6 आ जाएगा। डी कक्षक के लिए एल की वैल्यू 2 है तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एफ कक्षक के लिए बात करेंगे तो एल की वैल्यू 3 है, फॉर्मूले में रखेंगे तो 14 आ जाएगा। अब तीसरी क्वांटम संख्या पढ़ते हैं हम। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे एम से डिनोट करते हैं। लेंडे ने दी थी, कक्षकों के अभिविन्यास की जानकारी देती है और m का मान कितना होगा -l से +l तक। ये फॉर्मूला ये याद रखना, इसी से सारी ये निकलेंगी। यदि l बराबर 0, l बराबर 0 का मतलब h उपकोष हो गया, तो m की वैल्यू क्या होगी -0 से +0, 0 एकल मान ही है। तो अभी सीधा आ जाएगा कि s, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि s उपकोष के लिए क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। तो l बराबर 0, n बराबर 0। यदि l बराबर 1 p उपकोष के लिए बात करें तो m की वैल्यू कितनी होगी -1 से +1 तक। तो कितनी वैल्यू होगी, 3 वैल्यू, -1, 0, +1। एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाएगा कि p उपकोष के लिए क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। तो l बराबर 1 हो गया और m की वैल्यू क्या होगी -1, 0, 1। अब इसमें p उपकोष के में 3 हो गए, px, pz, py। और इसमें ये ध्यान रखना कि pz के लिए हमेशा वैल्यू 0 ही होगी, बाकी px और py इसमें प्लस माइनस चेंज होता रहता है। तीसरा बात करते हैं l बराबर 2 के लिए, यानी डी उपकोष के लिए। तो -2 से +2 कितने मान प्राप्त हुए, 5, -2, -1, 0, +1, +2। ऐसे ही फिर इसमें भी एक चीज़ यही ध्यान रखनी है, 5 बॉक्स बने, इसमें dz² के लिए हमेशा वैल्यू 0 होगी, बाकी चेंज हो जाएंगे। तो -2 के लिए dxy, -1 के लिए dyz, 0 के लिए dz² है ही, प्लस के लिए dxz, +2 के लिए dx²y²। किसी nवीं कक्षा में मैक्सिमम संभव कक्षकों की संख्या n² होगी, ये हमने देख भी लिया था। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्विगुण से क्वांटम संख्या से बताया था कि 2, 12 + 1 हो गया। अब बात करते हैं तीसरा चक्रण क्वांटम संख्या होगी, चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे s से डिनोट करते हैं। ये चक्रण क्वांटम संख्या गोल्डस्टीन और यूहवेनेक ने दी थी। ये इलेक्ट्रॉन के अपने कक्ष पर चक्रण की जानकारी देती है। s का मान ये हमेशा याद रखना +-1 होगा। इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो अप डायरेक्शन में होगी या डाउन डायरेक्शन में होगी। तो जैसे अप की वैल्यू +1/2 ले रहे हैं तो डाउन की -1/2 आ जाएगी, डाउन की -1/2 ले रहे हैं तो अप की +1/2 हो जाएगी। इसमें चक्रण कोणीय संवेग सीधा है, फॉर्मूला याद रखो कि √s(s+1) h/2π। अब चारों क्वांटम संख्याएं पढ़ ली, अब इनका शॉर्ट निष्कर्ष देख लेते हैं। इसमें नोट फर्स्ट में, कोष में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या 2n² फॉर्मूले से निकलेगी, हमने बताया। कोष KLMN, इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्याओं की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। L में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। M कोष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। N कोष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32। ऐसे ही अपन उपकोष में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या की बात करें तो 2, 2l + 1 ये फॉर्मूला है। अब उपकोष S, P, D, F इसके लिए, तो S के लिए
एस उपकोष के लिए एल की वैल्यू 0, पी उपकोष के लिए 1, डी उपकोष के लिए 2, एफ उपकोष के लिए 3। इसमें फॉर्मूले में मान रखेंगे तो एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, पी उपकोष में कितने आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, एफ उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा अप और डाउन डायरेक्शन में भरे जाते हैं। और nवें कोष में उपकोष की संख्या की बात करें तो n ही है, और n बराबर 1 है तो मान कितना होगा l बराबर 0, क्योंकि फॉर्मूला l की वैल्यू कितनी होगी 0 से n-1 तक। l बराबर 0 है, इसका मतलब एकल मान है, एक ही उपकोष होगा। n बराबर 2 है तो मान कितने आएंगे 2 मान आएंगे। तो इसके लिए l की वैल्यू 0 और 1 होगी, तो 0 आ रहा है इसका मतलब s, 1 आ रहा है इसका मतलब p, और ये n बराबर 2 है तो इसका मतलब 2s 2p आ गया, 2 उपकोष हो गए। ऐसे n बराबर 3 होगा तो l की वैल्यू 0 1 2 होगी, और 0 का मतलब s उपकोष, 1 का मतलब p उपकोष, 2 का मतलब d उपकोष, n बराबर 3 दे रखा है तो 3s 3p 3d। अब 5वां पॉइंट है इसमें, nवें कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी n²। अब क्वांटम संख्याओं पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, क्वांटम संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। n का मतलब 1 2 3 जो किसी कक्षक के सामने वैल्यू होती है वो। l का मतलब s p d f जो होता है वो। m का मतलब चक्रण बता रहे हैं, m कि +1 होगा -1 होगा, अप या डाउन डायरेक्शन। s उसके ऊपर कुछ वैल्यू आएगी, अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे एग्जांपल 3pz1 है तो ये 3 आगे आ रहा है, इसका मतलब ये 3 क्या बता रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या बता रहा है। ठीक है, p के लिए l की वैल्यू 1 हो गई। इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा ±1/2 ही रहेगी, ये फिक्स है। जब l बराबर 1 है तो m की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि m की वैल्यू निर्भर कर रही है l पे। फॉर्मूला भी हमने देखा था, उससे निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 4d1z²। अब ये 4 आगे n को बताता है, n यानी मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। d क्या बता रहा है, उपकोष के। d उपकोष के लिए l की वैल्यू होगी 2। जब dz² के लिए m की वैल्यू 0, और s तो हमेशा ±1/2 ही होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन दे देगा कि 3p1x, इसके लिए क्वांटम संख्याओं का मान होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें ये वैल्यू होगी तो आपको वो सिलेक्ट करनी होगी। अब इससे 3 आगे क्या बता रहा है, ये मुख्य क्वांटम संख्या बता रहा है। p के लिए l का मान 1 होता है, और px है, इसका मतलब m की क्या वैल्यू हो सकती है ±1। ठीक है, s हमेशा ±1/2 ही होगा। देखो l की वैल्यू यहाँ बता रखी है ये कि s उपकोष के लिए l की वैल्यू 0, p उपकोष के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ऐसे। और यहाँ भी बता रखा है कि l बराबर 1 है तो p उपकोष होगा, p में 3 बॉक्स होंगे, क्योंकि m का मान ही कितना होता है -l से +l तक, तो -1 0 1। और जहाँ इसमें pz के लिए हमेशा 0 वैल्यू होती है, बाकी बची हुई xy में -1 +1 हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और अगला, जो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोडियम के अंतिम
इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s स्क्वायर 1s2 2s2 2p6 3s1 ये हो गया, क्योंकि सोडियम 11 पे आता है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है, तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 3s1 के लिए क्वांटम संख्याओं की वैल्यू बताइए। तो 3 आगे है, इसका मतलब ये मुख्य क्वांटम संख्याओं की वैल्यू है। s के लिए l का मान 0 हो गया, स्पिन तो हमेशा ±1/2 होगी। m का वैल्यू कितना होता है, -l से +l तक। जब l 0 है तो m भी 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें रिप्रेजेंटेशन ये बता रखा है, ये 3s के लिए पूछा था। अभी जैसे अपने पास 2p6 के लिए पूछ लेता है इसी में, तो क्या हो जाता है, इसमें n का मान 2 हो जाता और l का मान 1 हो जाता। m का मान कितना होता, -1 0 +1। इसमें यदि z के लिए पूछता तो m का मान 0 हो जाता। px py में से किसी के लिए पूछता तो +-1 हो जाता। अब एक क्वेश्चन और है कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान 0 होगा, यानी सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू 0 होगी। तो हमें पता है l की वैल्यू 0 कहाँ होगी, क्योंकि सोडियम में मेनली 2 ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, s और p में, क्योंकि df तो बहुत ज़्यादा हायर इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, उसी के लिए यूज होंगे। तो s के लिए m की वैल्यू 0 होती है, चाहे वो s1 हो, s2 s3 s7 तक कोई सा भी हो। s के लिए m का वैल्यू 0 ही है। अब p के लिए भी केवल p का जो z कोस है उसी के लिए m की वैल्यू 0 होगी। तो 2 हो गया, एक तो pz के लिए, बाकी s में अब s 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, 3s1 आ गया, ये सब। अब एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि n+l बराबर 7 के लिए कुल कक्षों की संख्या। देखो, हमें एक बात पता है कि n का वैल्यू हमेशा l से बड़ा होगा। ठीक है, तो n की टोटल 7 है, तो 7 + 0 7 ही आ गया, 6 + 1 7 आ गया, 5 + 2 7 आ गया, 4 + 3 7 आ गया। 3 + 4 इसलिए नहीं ले सकते कि कभी भी l का मान n से बड़ा नहीं हो सकता, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमेशा l से बड़ा होता है। द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान l से बड़ा नहीं हो सकता। अब 7 आ रहा है, n के वैल्यू 7 तो 7 आ गया, ये 0 का मतलब हो गया s, तो ये क्या हो गया 7s। यहाँ 6 + 1 तो 6 तो ऐसे कैसे आ गया, 1 का मतलब p हो गया। फिर 5 + 2 तो 5 ऐसे आ गया, 2l = 2 का मतलब d हो गया। 4 + 3 4 सामने आ गया, 3 का मतलब f हो गया। तो यहाँ से बात करें तो कक्षकों की संख्या की बात करें तो 7s 1 हो गया। अब p के कितने हो सकते हैं, ये 3, क्योंकि px py pz 3 आ गए। और d में कितने हो सकते हैं, 5, dx dy dz स्क्वायर dxy और dx2y², ऐसे 5 आ गए। ऐसे f के साथ आ गए। टोटल कक्षकों की बात की तो 16 कक्षक आ गए। अब कक्षक 16 है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 32। अभी एक क्वेश्चन और है, इससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है यदि n+l बराबर 5 हो तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। 5 कैसे हो सकता है, 5 + 0 5 हो सकता है, 4 + 1 5 हो सकता है, 3 + 2 5 हो सकता है। ठीक है,
2 + 3 ले नहीं सकते क्योंकि L का मान कभी n से बड़ा नहीं हो सकता। तो L बराबर 0 है, इसका मतलब S, तो 5S, इधर 4P और ये 3D। अब S के कितना होगा, एक ही होगा। P में 3 कक्षक बन रहे हैं, तो 3 कक्षक बनने का मतलब 4PX हो सकता है, 4PY हो सकता है और 4PZ हो सकता है। ऐसे 3 बन सकते हैं। D में 5 बनते हैं, तो टोटल कितने कक्षक हो गए, 9। अब 9 कक्षक बन रहे हैं तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 9 कक्षक हैं तो 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बाकी और किसी मेथड से भी आप निकाल सकते हो, जैसे इसमें दे रखा है कि L का वैल्यू हमेशा N का वैल्यू हमेशा L से बड़ा होगा। तो पॉसिबिलिटी 3 + 2 की ले ली, 5 हो गया। तो कक्षक की बात करें n² फॉर्मूला होता है, 3 रखा 9 आ गया, 3 का स्क्वायर 9। और इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 9 दूनी 18, इससे भी निकाल सकते हो। इस मेथड से भी निकाल सकते हो कि n + L का वैल्यू 5 दे रखा है, n का मान कितना होता है, n से 1 कम, तो ये n का n आ गया। L की वैल्यू यहाँ से रख दी n + 1, तो ये 2n - 1 बराबर 5, तो 2n बराबर 6। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और n क्या बताता है, कोस की जानकारी। अब कोस में कक्षक की संख्या कितनी होगी, n², तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया। और फिर कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो 2n², 9 दूनी 18 आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, ये सिंपली क्वेश्चन है, कभी थ्योरी में पूछ लेता है। 2py कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा हमेशा 2pz कक्षकों की ऊर्जा के समान ही होगी, सीधा है ये। इस वीडियो में हमने पूरा क्वांटम संख्याओं को कवर किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम अफबाउ का नियम पढ़ेंगे, फिर n + L का नियम पढ़ेंगे, हुंड की बहुलकता का नियम पढ़ेंगे, चुंबकीय आघूर्ण पढ़ेंगे। ऐसे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर इसमें ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी, फिर इसमें एक टॉपिक, मेजर टॉपिक बचेगा, आधुनिक आवर्त सारणी। तो थैंक यू, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जॉब के चक्कर में मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हो और पूरा अच्छे से कंटेंट मिलेगा। और ये वो कंटेंट है जो मैंने पढ़ के जॉब ली थी, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं जाएगा। इधर उधर यूट्यूब पे भटकना नहीं है। अपना साइंस फैसिलिटी चैनल पे आओ, प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, वहाँ से सीक्वेंस में वीडियो देखो। और कुछ डाउट हो तो यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू।